आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारी संख्या में आप लोग आए पीयूष मिश्रा जी, अमित शाह जी को सुनने के लिए। और हिंदी भवन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोगों को ये मौका दे रहे हैं कि हम ऐसे विशिष्ट अतिथियों और ऐसे विलक्षण प्रतिभा वाले कलाकारों से रूबरू हो रहे हैं। तो वैसे तो पीयूष जी और अमित जी, ज़्यादातर घराने जो कहे जाते हैं वो संगीत में होते हैं, पटियाला घराना हो, लखनऊ घराना हो, मैहर घराना हो। लेकिन आप दोनों जो सशक्त अभिनेता हैं, जो एक कानपुर से आता है, ग्वालियर जैसे शहर से आता है, तो क्या मैं मान ये कहूँ कि एक ग्वालियर घराने का जो सितारा है और एक कानपुर घराने का जो सितारा है, तो शिंदे की छावनी और ग्वालियर की और कानपुर का शिवाला दोनों एक साथ हमारे साथ हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या कहूँ सर इसमें? आप ही बेहतर बता सकते हैं। आपने सब कुछ बतला दिया, अब क्या बोलूँ इसके बारे में? क्या बोलूँ? मैं पीयूष हूँ। मैं ग्वालियर में से बिलोंग करता हूँ। 20 साल ग्वालियर, 20 साल दिल्ली, और पिछले 63 का हो गया मैं। हाँ, तो 23 साल से मैं जो है बॉम्बे में। इतना सा परिचय है। इसमें का जो काम किया है वो आपके सामने है, जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने है, जो काम करने जा रहे हैं वो मेरे सामने भी नहीं है, क्या करूँगा। तो इसलिए जो है अभी चल रही है ज़िंदगी, जो है लगातार लगातार काम करना है। बेसिकली बहुत सारा काम करना है अभी ज़िंदगी में। काम के अलावा कुछ नहीं किया, तो अब बहुत सारा काम करना बचा है। मुझे लगता है बहुत सारा काम करना बचा है, और जब तक जो है शरीर में ताकत है, जहन में ताकत है, तब तक काम करते रहेंगे। जब नहीं होगा तो बैठ जाएंगे चुपचाप, जो है विपश्यना करेंगे। विपश्यना तो अब भी करते हैं, काम करने के साथ विपश्यना करते हैं। तो ये है हाल दिल। बहुत छोटा सा परिचय है। इनकलाब जिंदाबाद। अमित जी, आपका भी थोड़ा। एक तो आपने बिठा दिया मुझे पीयूष भाई के साथ, ऐसी ऐसी बातें कर जाते हूँ, मैं क्या बोलूँ अब। मैं हाँ, मेरा नाम अमित शाह है। मैं शिवाला से हूँ। हाँ, मैं हूँ शिवाला से, और कानपुर से भी हूँ। और गौरव भाई ने बिल्कुल सही बोला कि मैं शिवाला कानपुर से हूँ, यही बोल सकता हूँ भाई। और चूँकि आज हम बात कर रहे हैं, हिंदी भवन में बैठे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी फिल्मों के आप दो सशक्त हस्ताक्षर हैं। पीयूष जी जो है लेखक भी हैं, गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, अदाकार भी हैं। अमित भाई, आपने भी जो आप कहीं ना कहीं आपका कवि मन है, आपने भी कविता लिखी जो हम बाद में आपसे आग्रह करेंगे सुनाएं। लेकिन आज के दौर में आप देख रहे हैं, जब छोटे शहरों की कहानियाँ आ रही हैं ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म में, जो है हम छोटे शहरों में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि हिंदी साहित्य पीछे छूट रहा है, या हिंदी साहित्य पे जैसे महिला आंचल उस तरीके की कहानियाँ पहले बनती थी, वो हैं अभी भी लोग तलाश रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चूँकि आप दोनों का साहित्य और उस विधा में अच्छा खासा तजुर्बा है। नहीं तलाश रहे, नहीं तलाश रहे। वो ख़त्म हो चुका। और ये बड़ा कड़वा सत्य है, लेकिन हमको गले से उतारना पड़ेगा कि आज की तारीख में लोग वाग हिंदी के बर्ताव नहीं करते। मैंने डिलिबरेटली, मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, मैंने डिलिबरेटली फर्स्ट ईयर में तय कर लिया था कि मैं इसका व्यवहार नहीं करूँगा अंग्रेजी का। मैंने उर्दू और इसका, और उर्दू उस चक्कर में जो है फर्स्ट ईयर से पहले पहले मैं सारा रामधारी सिंह दिनकर फर्स्ट ईयर में था। मैं साहिर लुधियानवी, रामधारी सिंह, जोश मलियाबादी, सब सब पोइट्स पढ़ गया था मैं। सारे पोइट्स घोट के फेंक दिए थे मैंने। तो मैं आई वॉज अ लिटरेरी जीनियस एट ए वेरी यंग एज। और मैंने उस वक्त ये तय कर लिया था कि मैं जो अंग्रेजी का व्यवहार नहीं करूँगा। और एनएसडी में पढ़ते हुए, एनएसडी में तो पूरा का पूरा पठन पाठन जो है अंग्रेजी में होता है। तो आज की तारीख में मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ मेरा बच्चा जो है मेरे पास में रहता है, 1 घंटे रहता है, 2 घंटे रहता है, 3 घंटे रहता है। इसके बाद में उसको बाहर जाना ही जाना है, उसके बाद में उसको मिक्स होना ही होना है, कॉलेज में, स्कूल में, अपने दोस्तों में, अपने टीचर्स में, अपने फ्रेंड्स में। तो उसके बाद में वो जाता है और वहाँ पर जाकर वो भूल जाता है कि मेरा बाप पीयूष मिश्रा है और वो अंग्रेजी नहीं बोलता। उसको उसको जो है अंग्रेजी, उसको अंग्रेजी में उसकी सारी शिक्षा दीक्षा, उसने जो है, उसके पास 2 ऑप्शन थे, मतलब अंग्रेजी, हिंदी लो या फ्रेंच लो। बंदे ने फ्रेंच ली। तो मैं क्या करूं उसका? मैं कुछ नहीं कर सकता। संस्कार ऐसे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हिंदी साहित्य में कमी आई है, बहुत भयंकर कमी आई है, हम कुछ नहीं कर सकते। और उसका सिनेमा का ये जबरदस्ती इल्जाम लगाते हैं कि सिनेमा में, अरे सिनेमा स्क्रीन पे अलग बात है। प्रेमचंद साहब ने खुद स्क्रीन पे लिखने की कोशिश करी, फेलियर हुआ। नॉवल अलग बात है, स्क्रीन पे अलग बात है। स्क्रीन पे इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। ये गलत फहमी है कि जोड़ते हैं लिटरेचर को। आप कृतियां उठा सकते हैं सिनेमा से, लिटरेचर से, लेकिन नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि आप उनको उनको ही तब्दील करें। लिटरेचर दो अलग अलग चीजें होती हैं। प्रेमचंद साहब आए थे आजमाने के लिए किस्मत यहाँ बॉम्बे, लेकिन
नहीं हो पाया, वो ही नहीं लिख पाए वो स्क्रीन प्ले अलग चीज़ है। तो ये पहले तो ये इल्ज़ाम ही गलत है कि अब वहाँ से चीज़ें क्यों नहीं ली गई हैं। लोगों ने ली हैं, परिणता ली गई है, गाइड ली गई है, ये सब चीज़ें ली गई हैं, लेकिन हम हमेशा बैंक नहीं कर सकते ना इन पर, हम हमेशा बैंक नहीं कर सकते। तो ये है, ये चीज़ें हैं। अब व्यक्तिगत तौर पर मैं जो है अपनी स्क्रिप्ट जो है मैं स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर से बोलता हूँ कि आप मुझे देवनागरी में स्क्रिप्ट दीजिए। मेरी स्क्रिप्ट जो होगी, बहुत चंद लोग हैं वहाँ पर, अमिताभ बच्चन साहब हैं, मनोज वाजपेयी हैं, मैं हूँ, यहाँ मैं अपना नाम लूँगा। हम लोगों ने ये जिद कर रखी है कि मैं अपनी स्क्रिप्ट जो है देवनागरी में, हिंदी में ही पढ़ूंगा और तभी उससे जज्ब करूँगा। इतना तना हम कर सकते हैं, जहाँ तक हम कर सकते हैं वहाँ तक हम कर सकते हैं। इसके आगे मैं बच्चों को जो है डायरेक्ट नहीं कह सकता कि भाई तुम हिंदी पढ़ो या हिंदी साहित्य पढ़ो या हिंदी में बोलो। बोलते हिंदी में हैं घर में, लेकिन अंग्रेजी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर जो है मेरा वश नहीं, मेरा वश अपने आप पर। समाज की एक यूनिट को बदलना, इसका मतलब समाज के एक हिस्से को बदलना है। आपने मुझे बदल दिया, अगर मैंने अपने आप को बदल दिया, इसका मतलब मैंने समाज का एक हिस्सा बदल दिया। इसके लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा हर बंदे को अपने आप के प्रति कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं हिंदी व्यवहार कर रहा हूँ कि नहीं, मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूँ कि नहीं। और वो आजकल लिटरेचर, किताबों की खुशबू ही अलग होती है यार, किताबों की पुस्तकालय की खुशबू ही अलग होती है। आप अंदर घुसते हैं, आप सूंघते हैं, आप मजा आता है। वो गूगल में नहीं आती या कंप्यूटर में नहीं आती। कंप्यूटर अगर गिर जाए नीचे, और अभी तक इज्जत भी नहीं है हमारे अंदर कंप्यूटर की, कंप्यूटर अगर गिर जाए नीचे तो हम ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते हम। किताब किताब ही होती है, किताब का महत्व अलग ही होता है। तो वो है, किताब है। इनकलाब जिंदाबाद। बोल भाई। अमित भाई, क्या बोलूं, सब तो बोल दिया। आपका सवाल था कि हिंदी साहित्य का इस्तेमाल नहीं हो रहा है फिल्मों में, कि क्या था? बहुत सारे हम देखते हैं ना कि आप छोटे शहरों की कहानियां हैं, OTT पे आज हर दूसरी जो मैं देख रहा हूँ वेब सीरीज़ है, कैसी इंस्पायर्ड बाय सम बुक या उसके राइट्स लेके बन रहे हैं, बट उन ज़्यादातर अंग्रेज़ी नॉवल या उस तरीके पे बेस्ड है जो इंस्पिरेशन की बात कही जाती है। हिंदी साहित्य को उस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि नहीं, उस तरीके से शायद मुझे ऐसा मिल लगता रहा है गौरव मकाम। भाई कि हमारे यहाँ पे जो फिल्में बनती ज़्यादातर, मैं उसी इंडस्ट्री से हूँ, उसी इंडस्ट्री का नमक खाया, वहीं से रोजी रोटी चलती है। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी से नहीं, बहुत समय से इस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, इस तरीके की फिल्में बनती हैं जिनका कोई सर पैर आदल बादल कुछ होता नहीं है। तो आप तो बहुत मतलब बड़ी बात कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य से कोई कुछ क्यों नहीं ले रहा है। हिंदी ही नहीं लिख पा रहे हैं वो लोग, तो साहित्य से कैसे लिखेंगे? तो मुझे लगता है कि वहीं पे ही चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और हो रहा है। मैंने खुद भी ऐसी चीज़ों में काम किया है जिसमें बहुत छोटे छोटे शहरों की कहानियाँ उठाई गई हैं, बहुत एवरीडे बेसिस पे जो लाइफ कॉमन मैन जीता है उस तरीके की फिल्में भी करी हैं। बट एक बात बोलूँगा, आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, प्लीज़ मत लगाइएगा, आप ही लोग देखने नहीं जाओगे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग ट्राई नहीं करते हैं, बट आप ही लोग देखने नहीं जाते हो। तो अगर पब्लिक का सपोर्ट मिलता है तो फिर राइटर अपने आप लिखते हैं और अपने आप वो चीज़ें बाहर आती हैं। आई थिंक वो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसमें हम सब का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दोष है और कमी है, उसकी अच्छी राइटिंग की कमी है। अच्छे राइटर्स हैं लेकिन उनको पहचान नहीं मिलती है, उनको वो सामने नहीं आ पाते हैं। वो सामने आते हैं तो फिर उनको घुमाया फिराया जाता है महीनों महीनों, फिर डिसाइड किया जाता है कि नहीं यार ये चलेगी नहीं हॉल में। तो ये सब बहुत होता है, और गलत नहीं बोलूँगा मैं किसी को भी, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व रहती है हर चीज़ में। यहाँ पे भी हम लोग जो एकत्रित हैं इसमें भी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, और नया कोई नहीं आता। ये अगर यहीं बरसात में बिठा देते सबको तो नहीं आता था कोई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम है बाहर की। अगर आप फिल्में देखो तो हर तरीके का सिनेमा बनता है, लेकिन ऐसा सिनेमा कभी नहीं बनता है कि जिसमें मतलब स्पाइडरमैन में भी सिर पैर होता है कहानी का, सुपरमैन में भी होता है। हमारे यहाँ पे कोई सिर पैर नहीं होता है जो बड़ी फिल्में बनती हैं ना। तो आप उनको जब तक देखने नहीं जाओगे, जो कि आजकल आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है वो, अगर आप उनको नहीं सिर पे बिठाओगे अपने, तो फिल्में नहीं बनेंगी, अच्छी फिल्में बनेंगी। तो आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोग मदद करेंगे तो और अच्छी फिल्में बनेंगी। पीयूष जी, आपने NSD से आप पास आउट हुआ, तालीम हासिल की, उसके बाद आपने काफ़ी एक वक्फा जो बिताया दिल्ली में थिएटर में,
और फिर आपने फिल्मों की ओर असर किया। बट अभी मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी क्या थिएटर में वो शगल उतना ही है, क्योंकि अब आपका बल्ली महाराज जो है ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है लोगों थिएटर में। क्या है? थिएटर में अभी भी आपका शगल है, आप अभी हाँ थिएटर है, कर रहे मतलब हैं, कुछ प्लेस कर अरे रहे हैं, आने वाला कुछ मेरी देख। मिजाज है, मैं जब कभी कुछ चीज़ कर लेता हूँ, कोई कुछ चीज़ कर लेता हूँ, मेरा मिजाज है। अभी बल्ली महारान का सीजन चल रहा है, मैं लगातार पिछले 10 साल से 10 साल से प्लेस भी हो रहे हैं। गगन नवाब जो बड़ा हिट प्ले रहा मेरा, वो हो रहा है, वर्कशॉप भी हो रही हैं, एक्टिंग की शूटिंग भी हो रही है। मतलब ये मेरे बारे में तय करना बड़ा मुश्किल है। वो आज का दिन सुबह सुबह तय करता हूँ मैं कि मुझे आज क्या करना है, और जो बेहतर दिमाग बोलता है, दिल बोलता है, वो मैं कर लेता हूँ। और उसमें जो है मुझ पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं दे पाता कि आपने थिएटर क्यों छोड़ दिया। मैं उनसे पूछता हूँ, जब मैं थिएटर कर रहा था तो तुमने क्यों तुमने कभी पूछा नहीं कि थिएटर क्यों कर रहे हो? इसमें तो पैसा भी नहीं है, भूखे मर के थिएटर का। यहाँ तो 20 साल हमने जो है तब तक वो थिएटर किया, 20 साल। तब तो सिनेमा भी नहीं था, सिनेमा है बनता मुंबई में, मैं तो गया भी नहीं बॉम्बे में। तो यहाँ पर तो हर कॉस्ट पे थिएटर किया, और जंगी थिएटर किया, सुबह से लेकर रात तक का थिएटर किया। तो उस वक्त जब मैं जा रहा था यहाँ से, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था 2003 में, द लास्ट लॉयलिस्ट ऑफ थिएटर इज पैकिंग हिज बैग्स फॉर बॉम्बे। अबे लास्ट लॉयलिस्ट घर पे आके देख लो रोटी है कि नहीं हमारे। तो था, जब तक लॉयलिस्ट था तब तक था, उसके बाद चला गया वहाँ पर, अपना पैसा कमाया। उसके बाद आज की तारीख में अब थिएटर करता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है कि यार अब थिएटर अगर फ्लॉप भी हो गया, थिएटर देखने नहीं आएगा कोई, तो नुकसान नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं, लोग जो कि होता नहीं है, हिट जाते हैं सब। अभी आजकल बल्ली मारान का सीन चल रहा है, वो कर लिया। इसके बाद फिर एक पोट्री बुक लिख ली, उसके बाद फिर एक नॉवल लिख लिया, वो पता नहीं क्या क्या कर लिया। वो हो जाता है मुझसे, वो हो जाता है, मैं परवाह भी नहीं करता इस बात की क्या हो रहा है। अमित भाई, आप ऑस्ट्रेलिया में रहे, वहाँ आपने फिर वापस आए मुंबई, दिल्ली, आपने जो है काफ़ी लंबा सफ़र तय किया संग। थिएटर से आपकी रही है वाकफियत है, आपने कुछ थिएटर? हाँ बिल्कुल रही है। और बहुत बहुत सरियल सा है। सरियल वो क्या कहते हैं पीयूष भाई हिंदी में? और ये मत पूछना मुझसे। बहुत सरियल सा एक इमोशन है कि मैं पीयूष मिश्रा जी के बगल में बैठा हुआ हूँ, और मैं यहीं पे ही पता नहीं यहाँ है कि वहाँ है, कमानी किस तरफ है भाई, तो कमानी में बहुत सारे शोज़ किए मैंने। बैरी के साथ थिएटर शुरू किया था मैंने दिल्ली में प्रोफेशनली, पहली बार लाइफ में कानपुर से आने के बाद। और तो कुछ दोस्त मुझे बोलते थे कि यार, मैं बोलता था कि इंग्लिश थिएटर से तो नहीं होगा यार, कुछ हिंदी करना पड़ेगा। हिंदी किसके साथ करें? तो हमारे एनके सर हैं, एनके शर्मा जी, तो किसी ने बोला कि उनके साथ जाके करो। तब पहली बार एक एलएमएल वेस्पा ना, छोटा वाला, हाँ, तो वेस्पा पे एक बहुत ही एनर्जी से सरोबार भरे हुए, और बाकी तो आपको पता ही कि पीयूष भाई कैसे हैं क्या नहीं है, और किसी की नहीं सुन। मेरी बात कर रहा? अरे आप ही की बात कर रहा हूँ मैं, भूमिका बांध रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। तो एनके की बात कर रहा था ना। तो मुझे पहली बार दिखे पीयूष भाई अपनी स्कूटर पे आते हुए, और जब पीयूष भाई आए तो सब अटेंशन मुद्रा में खड़े हुए थे, और मुझे पहली बार समझ में आया कि पीयूष मिश्रा कौन है। और कुछ हफ्ता 10 दिन पीयूष भाई आते रहते थे, मैं वहीं पे था, काम करता था एनके भाई के साथ। और तो मुझे फिर समझ में आया कि मैं अमिताभ बच्चन, पता नहीं बोलना चाहिए पीयूष भाई, मारना मत हम, अमिताभ बच्चन ऑफ थिएटर इन दिल्ली के साथ घूम फिर के, चाय वाय पी के, बाकी सब फूंक फाँक के, सिगरेट विगरेट, और उनके साथ बैठा हुआ था। और मैं आज पीयूष भाई के साथ स्टेज पे बैठा हूँ, और कमाल की बात है, बहुत ही कमाल की बात है। मैंने ऐसे ये सब बोलने के 10,000 रुपये दिए। ज्यादा ही बोल देते यार। जब आपने पीयूष जी की इतनी तारीफ करी और उनके साथ आप कह रहे हैं कि आप, ये सर तारीफ नहीं है, सच है ये। नहीं, सच्चाई, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ऐसा कोई, आप पीयूष जी ने बहुत सारे किरदार, गुलाल, मकबूल, गैंग्स ऑफ वासेपुर, दिल से, ऐसा कोई किरदार था आपको लगा यार अगर मैं इनसे छीन लेता या मैं कर लेता तो बेहतर कर सकता था? पहली बात तो इनसे छीन नहीं सकता गौरव भाई, और मेरी उम्र जो है वो 50 की है, और पीयूष भाई ने जो भी रोल किए हैं वो काफ़ी समय पहले मेरे से किए हैं। तो अभी ये सोचना कि इनकी जगह मैं हो जाता तो बड़ा मुश्किल काम है बोलना। दिल से और मकबूल में जवान थे खास,
आज की बात हाँ, लेकिन तब मैं बच्चा था। नहीं, लेकिन इन जोक्स असाइड मैंने एक सीन देखा था पीयूष भाई आपका। अरे सवाल तेरे से, तू अपनी बात बोलना यार। अरे तो आप बैठे हैं साथ में यार, मैं मतलब देख, मेरे आप ही के ऊपर है सवाल। तो रॉकस्टार में पीयूष भाई ने एक कैरेक्टर किया था म्यूजिक डायरेक्टर का, बहुत ही प्यारा था। मुझे लगता है कि अगर वो मुझे करने को मिले मैं अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन इनको रिप्लेस नहीं कर सकता, और उस सीन में तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ जिसमें मसाज करवा रहे थे। पीयूष जी, आप इनकी महारानी, जामतारा, अपने सब बढ़िया, सब मिर्जापुर बढ़िया। देखे, सब आपको बढ़िया, लगा कि मैं- हाँ मैं हाँ कुछ हाँ, यही नहीं, पीयूष अरे पूरा ये अमित का कुछ करता मैं। हाँ हाँ, बाकायदा, क्यों नहीं बाकायदा। और वो अभी मैंने तो साथ काम किया इसके, अभी जो क्या नाम थी, राहु केतु, हमने एक साथ की पिक्चर। बड़ा मजेदार बंदा है, बड़ा जुझारू बंदा है। इनकी जनरेशन में जो है कुछ है, मतलब बात है लगातार। जेंजी वेंजी में नहीं मानता, जेंजी वगैरह प्यारे होते हैं, जेंजी जनरेशन में कुछ कोई कोई खोट नहीं है। बस ये अपने रिजल्ट जो बहुत जल्दी पाने की इच्छा रखते हैं, हाल के हाल मिल जाए। तो अब हाल के हाल नहीं मिलता, मतलब उसके लिए लगातार कसना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, उसके बाद जाकर होता है जो कुछ भी। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे कब तक एक्टिंग करेंगे सर, मतलब हो गया ना, कब तक काम करेंगे। काम भी तो मतलब एक समाप्ति की सीमा पर होता है ना, एक जिस्म होता है, एक जहन होता है, मतलब थकन होती है, आजकल थकन होती है। मैं जैसे आज से 30 साल पहले एक परफॉर्मेंस था एनी विनी पीयूष मिश्रा, वो 3 घंटे का सोलो परफॉर्मेंस था। आज मैं सोचूं कि मैं वो कर लूँगा क्या, नहीं कर सकता। 85 में हैमलेट किया था मैंने, बड़ा अच्छा हैमलेट किया था मैंने, लोग याद रखते हैं, मैं भी याद रखता हूँ। आज की तारीख में मैं सोचूं कर लूँगा क्या, नहीं कर पाता। तो एज होती, कांट फाइट विद एज। ये खाली शायरों की बातें होती हैं कि उम्र कुछ नहीं होती, दिल जवान होता है। अरे ऐसी की तैसी दिल जवान होता है। पूछो यार, उम्र आती है तो आपको पकड़ती है वो, आप जो उछल नहीं पाते। तो मैं उछल नहीं पाता आज की तारीख में। तो मैं जो है आराम से काम फिर भी करता हूँ, काम हो रहा है आजकल लगातार। बैंड तो बहुत ही फ्लरिश हो गया अब, जब पहले जो था बैंड वो तो उससे तो आज बहुत अलग बैंड है। तो वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और क्या बोलूं, और कुछ नहीं बोल सकता। सर, जब आप थिएटर से फिल्मों में आए तो ये दो डिफरेंट मीडियम है, दो डिफरेंट विधाएं हैं। तो उस ट्रांजिशन में आपको क्या कोई ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी? पैसे मिले, या पैसे आपको- मिले, पैसे मिले। नहीं, पैसे तो मिल रहे हैं, वो तो एक आपका जो एलिमेंट था, बट ये कि उसमें ट्रांजिशन में आपको जो एज ए कलाकार या एज अ जो है As an actor, एज एन मुझे खास परेशानी नहीं हुई। मकबूल जो है 2004 में की थी मैंने, मुझे उस वक्त शिफ्ट ही हुआ था मैं 2003 में। तो मुझे कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब काफ़ी लोगों को आती है थिएटर से सिनेमा में आने में, काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, वो तब्दील कर रहे हैं अपने आप को, ट्रांजिशन में आती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने बड़ा आसानी से जो है तब्दील कर लिया। मुझे गिफ्ट मिली थी गॉड की, मैंने बड़ी आसानी से तब्दील कर लिया, और मैं बड़ा स्विफ्टली जो है काम करता गया। और काम क्योंकि यहाँ पर करके गया था इतना सारा, इसलिए वहाँ पर काम मिलने में अड़चन भी नहीं हुई। यहाँ पर जो है 20 साल जो है यहाँ पर काम नहीं मिला, क्या काम था ही नहीं यहाँ पर, सिनेमा काम नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर खाली थिएटर था, और थिएटर बड़ा ज़बरदस्त था, जिसका नाम लिया इसने एन के शर्मा, मेरी और एनके की जोड़ी मशहूर थी। हम लोगों ने बहुत 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 थिएटर करते थे, बहुत थिएटर करते थे, बहुत, इतना जितना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सुबह 6 बजे से लेकर जो है रात को 9, 10, 11 तक का थिएटर, और ऐसा करीब मेरे ज़िंदगी में तो 20 साल तक चला। अनवरत थिएटर, अनवरत काम, अनवरत काम, उस काम की खा रहे हैं आज की तारीख। तो इसलिए जो है वो आपका सवाल ये था कि ट्रांजिशन में तब्दीली नहीं, हाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा सवाल इसी से मुतल्लिक मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप लेखक भी थे, आपने भगत सिंह जैसी कहानी का स्क्रीन प्ले भी लिखा, आपने गाने भी बहुत अच्छे लिखे, गुलाल गैंग्स ऑफ वासेपुर की, आप एक्टर भी हैं, आप संगीतकार भी हैं। किस में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? अभी तक खोज ही रहा हूँ सर, अभी तक खोज ही रहा हूँ, अभी तक खोज रहा हूँ लगातार। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ उस बात को लेकर, लगातार खोज रहा हूँ। मैं किसी मुकाम पर नहीं पहुँच पाया और नहीं पहुँचना चाहता हूँ। लगातार जब से मैंने काम शुरू किया है, 5वीं 6वीं से मैंने काम शुरू कर दिया था लिखने का और इसका एक्टिंग का। 8th में मैंने 1975 में मैंने पहला परफॉर्मेंस किया था, पब्लिक परफॉर्मेंस। तो तब से लेकर अब तक जो है लगातार खोज ही रहा हूँ मैं। और मुझे लगता है कि कभी मुकाम मिल गया, कभी लगता है कि नहीं मिला, कभी फिसल जाता है, फिजल आउट हो जाता है, उसके बाद लगता है कि यार ये चीज़ सच है, ये चीज़ सच है, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे करके जो लगातार उस चक्कर में काम बहुत कर लिया, ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, और लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूँ। एक्सेलरेशन है पूरी ज़िंदगी में, ऐसे जो है ग्राफ जाता है, कभी चुप नहीं बैठा, कभी चुप नहीं बैठा, ऐसे ग्राफ गया। तो कभी भी जो है मतलब खामोश रहने का मौका नहीं मिला मुझे।
लगातार कुछ ना कुछ बकता रहा, अपने परफॉर्मेंस से, अपने लिरिक्स से या म्यूजिक से या राइटिंग से या नावल राइटिंग से या पोइट्री राइटिंग से, कुछ ना कुछ उस चक्कर में बहुत कुछ उगल दिया, बहुत कुछ, जितना कि मुझे यकीन नहीं था कि इतना कुछ कर जाऊंगा, इतना यकीन नहीं था मुझे कि इतना कुछ कर जाऊंगा। आज की तारीख में लगता है, पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो अब लगता है खासा काम कर लिया, खासा काम कर लिया, बिना ज़्यादा अपनी तारीफ किए हुए लगता है खासा काम कर लिया, और अभी बहुत काम करना बाकी। अमित भाई, आप ऑस्ट्रेलिया में रहे, वहाँ आपने बताते हैं टैक्सी भी चलाने का काम किया, फिर आप दिल्ली, आपने रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी हाथ आजमाया था अपने दोस्त के साथ, रणदीप हुडा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आपके दोस्त थे। एक्टिंग का आपको कैसे एकदम से ये भान आया कि नहीं मुझे इसमें हाथ आजमाना चाहिए और उसमें मैं अपनी पूरी जो है छाप बना के रहूँगा, और वो आपने साबित करके भी दिखाया? नहीं, ये एक्चुअली जो आपने काम बोले ना, इन सब कामों से पहले मेरा मन एक्टिंग करने का ही था। और आई थिंक डिस्कवरी भी कि मैं इस काम में बेस्ट हूँ, वो काफ़ी समय पहले हो गई थी, स्कूल में ही हो गई थी एक्चुअली। क्योंकि नया नया कुछ तो ड्रामेटिक सोसाइटी खुली थी हमारे स्कूल में, और बड़ी ताज्जुब की बात है कि इंग्लिश थिएटर बहुत होता था हमारे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम। हाँ, हिंदी थिएटर नहीं होता था कानपुर में, बताओ, इतने बड़े अंग्रेज थे हम तो। और हाँ, हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते थे, इंग्लिश किसी को नहीं बोलनी आती थी, सिर्फ पढ़ पाते थे इंग्लिश हम लोग अच्छे से। और तो मुझे लगा यार ये करना चाहिए, क्योंकि मैं एलोक्यूशन, डिबेट वगैरह इन सब में पार्टिसिपेट करता रहता था। तो मैंने जब पहली बार स्टेज पे कदम रखा तो फीलिंग ही अलग थी, वो कुछ और ही था वो। और मुझे अंदर से ही, और ये सब चीज़ें अंदर से ही आपको हिट करती हैं, आपको लगता है कि यार ये करने में जेन्युइनली अच्छा लगा मुझे, कि अब लाइफ में ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये ट्राई कर लेता हूँ, वो ट्राई कर लेता हूँ, ये ट्राई कर लेता हूँ, ये सही चीज़ है। वो अलग बात है कि बीच में फिर क्या है, वो मेरी माता जी जो हैं वही मुझे धक्का देती रहती थी इन सब चीज़ों में। फिर जब मैं सीरियस हो गया लाइफ में एक्टिंग को लेके, दिल्ली आया, दिल्ली में बैरी को ज्वाइन किया, यहाँ कॉलेजिंग करने आया था, एडमिशन भी बीकॉम ऑनर्स में ले रखा था। तो मतलब कॉलेज तो जाता नहीं था, माँ बाप को लगता था शोर शॉर्ट फेल होगा ये। तो तब वो सीरियस हो गए, वो मुझे खुद ही धकेल के ड्रामेटिक्स में खुद ही सीरियस हो गई मेरी माँ कि यार ये तो बर्बाद हो जाएगा, कुछ तो काम धंधा तो मिलेगा नहीं उसको। तो बट करना मुझे एक्टिंग ही था। तो वो फिर उनके डर की वजह से फिर मैं थोड़ा भटक गया, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, फिर मैं वापस आ गया, फिर वो दुनिया भर के नाटक होते रहे। बट आई थिंक वो डेस्टिनी है, और अपनी इच्छा थी कि ये कम से कम ये जान पाया था मैं कि अभी 4 5 6 7 चीज़ें ट्राई कर ली हैं लाइफ में, बट बेस्ट यही है, इसमें मैं सबसे अच्छा इसी में हूँ, तो यही परस्यू करता हूँ। कानपुर का आप अभी क्या क्या चीज़ें मिस करते हैं? आपने बताया चूँकि आपकी वहीं से पहले कीड़े वहीं से आपके एक्टिंग के जो जन्म लिए थे, तो कानपुर लोग कोई, छोटे शहरों को बहुत याद करते हैं, बड़ी यादें जुड़ेगी जिस मिट्टी से आप बन के निकले हैं। गौरव भाई सच बताऊं तो कानपुर में कुछ मिस करने लायक है नहीं। मुझे ऐसा सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी जगह को मिस नहीं करते हो, आप उस शहर में जो जगह हैं जहाँ पे आपने अपना बचपन अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ काटा, वो मोमेंट्स मिस करते हो आप। वो करता हूँ मैं भी, बट इतना नहीं करता हूँ कि मतलब बोरिया बिस्तर पैक करके मुंबई से कानपुर शिफ्ट हो जाऊँ, तो इतना नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, जब भी लखनऊ जाता हूँ, आसपास में रहता हूँ, अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ, मज़े करता हूँ, खाना पीना खाता हूँ, पुरानी जगह चले जाता हूँ, यादें ताज़ा हो जाती हैं। और हैविंग सेड दैट, एक आप जहाँ भी पैदा बड़े होते हो वहाँ की बहुत बहुत यादें होती हैं, और दिल में बसी हुई यादें होती हैं, वो तो वो कभी नहीं जाती हैं, और उन्हीं की वजह से आप हो जो हो आज। तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो हाँ, एक बड़ा पुराना और प्यारा अटैचमेंट है कानपुर से, ज़िंदगी भर रहेगा, वो कभी जाएगा नहीं वो। आप ग्वालियर को मिस करते हैं पीयूष जी? क्या चीज़ सर? ग्वालियर को मिस करते हैं आप पीयूष जी? मिस तो नहीं करता, अब बॉम्बे शहर बन चुका है, अपना स्टेशन है बॉम्बे में, तो मिस तो मैं दिल्ली को भी नहीं करता दैट वे। दिल्ली में इतना काम किया है, दिल्ली याद आती है, काम की वजह से याद आती है। ग्वालियर इसलिए याद आता है कि वहाँ पैदा हुए थे, वहाँ की गलियाँ, गली चौबारे, टेम्पल्स, मंदिर की घंटियों की आवाज़ें, वो सब है। जाता भी हूँ वहाँ पर तो 1 2 दिन वहाँ बड़ा अच्छे तरीके से रहता हूँ, 2 दिन के बाद में फिर मैं बोर हो जाता हूँ कि मुझे काम चाहिए। मतलब बॉम्बे में एक करंट है, बॉम्बे
में उतरने के साथ ही आपको करंट लगेगा कि आप करंट इस फ्लो के साथ बह लो और या फिर आप पीछे छूट जाओ। ये बहुत ही क्लियर कट जो है बॉम्बे की खासियत है। तो दिल्ली में नहीं, दिल्ली में स्टैग्नेशन है, बॉम्बे में है बहाव है, ज़बरदस्त तरीके से बहाव है। तो बॉम्बे में एक बार घुस गए आप, उसके बाद वहाँ रह लिए। तो हाँ, छोटे शहर मिस करता हूँ, छोटे से जाता हूँ, बात करता हूँ। अक्सर भोपाल बहुत मिस करता हूँ, भोपाल तो बड़ा मेरा मनप्रिय शहर है। भोपाल छोटे शहर जाके थिएटर ग्रुप से बातें करना कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या खान पान चल रहा है, आजकल क्या प्लेस चल रहे हैं, क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें, ये मेरा शगल है, ये मेरा शौक है। तो ये बहुत करता हूँ। आजकल आप चूँकि दोनों कलाकार हैं और अपनी विधाओं में बहुत ही सशक्त हैं, तो अपने कलाकार का जो मन और दिमाग मस्तिष्क हमेशा चलता रहता है और समाज की चीज़ों से अछूता नहीं रहता है। बड़ी डिबेट आज की तारीख में चलती है नेपोटिज्म की या प्रोपोगेंडा फिल्म की। तो क्या राजनीतिक और सामाजिक रूप से ये चीज़ें आपको छूती हैं या एज अ कलाकार जो है अरे सर, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। वो ठीक है, भैया बात है, पिक्चरें बन रही हैं, देख रहे हो, मज़े कर रहे हो, पैसे भी दे रहे हो, और फिर कह रहे हो ये पॉलिटिकल है। अरे नेपोटिज्म कौन कहाँ नहीं है। धीरू भाई अमन ने सोचा नहीं कि उसको दोनों बेटों को जो है काम मिले। दोनों बेटे उनके स्टैब्लिश हैं आज की तारीख में। कौन नेपोटिज्म, मैंने नहीं सोचा कि आपने मेरा बेटा जो है ढंग से जम जाए। अब वो उसकी बेटे की चॉइस जानना जो है खास बात होती है। मेरा बाप जो है ही रिटायर्ड एज अ अपर डिवीजन क्लर्क। उन्होंने एक बेटे को पैदा किया जिसने जो है आपको थोड़ा बहुत नाम किया। अब मैं अपने बेटे से अपेक्षा क्यों करूं कि वो भी आपके नाम करे, आर्टिस्ट बने? उसमें नहीं है स्ट्रिक्स। वो उसने कहा कि मैं स्पोर्ट्स करना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स परस्यू करना चाहता हूँ, तो हमने भेज दिया उसको स्पोर्ट्स परस्यू करने के लिए। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स करवाया। आज की तारीख में ही इज़ हैप्पी। वो एक मिराकी नाम की फॉर्म में सर्व कर रहा है और बहुत हैप्पी है, और उसकी शादी होने वाली, बड़ा खुश है, और ज़्यादा खुश है। बहुत बहुत बधाई। छोटा वाला जो है फिजिक्स पढ़ रहा है, छोटे वाले ने कहा कि मैं फिजिक्स पढ़ूंगा। मैंने चाहा था कि तुम एक्टिंग करो, उन्होंने कहा हमें एक्टिंग नहीं करनी बाबा, बात खत्म होगी, बात खत्म होगी। अब उनकी चॉइस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ज़बरदस्ती ट्रेन करूं उनको कि जो है उनके बाप ने इतनी स्ट्रगल की, उनको अंदाज़ा है, उनको मैंने कहानियाँ सुनाई हैं, उनको मैंने और मेरी बीवी प्रिया ने बहुत तफसील से कहानियाँ सुनाई हैं कि तुम्हारा बाप फिजूल में नहीं बना, तुम्हारा बाप ये स्ट्रगल करके आया है, ये कहानियाँ हैं। इतना स्ट्रगल क्यों करोगे तुम खामखा, जब घर में पैसा है। मेरे घर में पैसा नहीं था। हम जो है मतलब बिल्कुल 10 बाई 12 के कमरे में रहा करते थे यहाँ जंगपुरा एक्सटेंशन नहीं थी, भोगल था, तो वहाँ पर रहा करते थे। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो मैंने कहा तुम्हारी जर्नी ऑलरेडी जो है आपके अच्छी खासे मकान से शुरू हुई है, तुम्हारे बाप के पास बैंक बैलेंस है, अब तुम्हें कमाना है और तुम्हें अपनी जो पैशन है उसको परस्यू करना है। अब तुम अगर स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहते हो तो करो यार, करो, हम क्यों थोपे अपने आप को तुम पर। और बाकी जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, तो फिल्में यार अब है यार, अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग नीतियाँ हैं, अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, वो सब आएंगी फिल्मों में। अब धुरंधर को देख के कह रहे हैं कि वो जो है पॉलिटिकल फिल्म है। अरे मज़ा आया कि नहीं धुरंधर देख के? मज़ा आया कि नहीं? आया, बस आया तो अच्छी फिल्म, बात ख़त्म। अगर मज़ा आया तो अच्छी फिल्म। या तो पिक्चर अच्छी होती है, ख़राब होती है। वो बीजेपी और कांग्रेस की नहीं होती पिक्चर अच्छी होती है, ख़राब होती है। उसमें लाख जो इंटरप्रिटेशन हो, उसमें लाख जो अपनी पॉलिसी डाली हो, लेकिन पिक्चर अच्छी है, ख़राबी होती है। वो तो अच्छी पिक्चर है। ऐसी जो पिक्चरें अब पिक्चर बना नहीं पाते, हम उसका फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि नहीं यार वो उसकी पिक्चर में तो जो है वो पॉलिटिकल ये हस्तक्षेप था, ये था, वो था। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। हम जो है सिनेमा बना नहीं पाते, हम अच्छा सिनेमा बना नहीं पाते। आजकल तो नहीं बना पा रहे, आजकल इसका वैक्यूम है बहुत बहुत ज़ोर से, पहले कभी नहीं था। अमित जी। नेपोटिज्म ना, नेपोटिज्म, प्रोपेगेंडा फिल्म्स, प्रोपेगेंडा फिल्म्स। गौरव भाई देखिए, किसी के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने उसको कागज पे उतारा, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अकेला बैठा हुआ था, सडनली उसके बिजली कौंधी और उसको कुछ आइडिया है, उसने लिख दिया। जो आसपास में हो रहा है, जो पढ़ा है, लिखा है, जो कहना चाह रहा है आदमी, वही लिखेगा, है ना, वही दिखाएगा, वही बनाएगा, जिसकी जैसी समझ हो वैसी बनाएगा वो। और पीयूष भाई ने एकदम सही बोला कि इन सब चीज़ों में फंसते रहेंगे, ये प्रोपेगेंडा है, ये फलाना है, ढिमकाना है। कुछ ना कुछ स्टेटमेंट तो देगी ना हर फिल्म, या तो ये देगी, या तो वो देगी, या तो वो देगी, कुछ ना कुछ तो बोलेगी फिल्म। वो अलग बात है कि आजकल फिल्में कुछ भी नहीं बोल रही हैं। तो
तो प्रोपेगेंडा का तो कोई मतलब सिर्फ बेसिर पैर वाली बातें हैं। और जैसे पीयूष भाई ने कहा, फिल्म अच्छी होगी तभी चलेगी, नहीं अच्छी होगी तो लोगों को पसंद नहीं आएगी, नहीं चलेगी। जहाँ तक नेपोटिज्म का सवाल है, तो ये जितनी इतनी बड़ी भयंकर बड़ी बड़ी बातें हुई, बहस हुई, अभी भी होती रहती हैं। तो मैं पहले भी एक मंच पे बैठा था, मैंने बोला कि प्रॉब्लम ये है कि आप के पिताजी अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए, प्रॉब्लम आपकी ये है ना। तो आप जाके अपने पिताजी से जाके पूछो कि आप अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो अभिषेक बच्चन को काम दिलवाएगा ना, पुश करेगा ना, भाई बाप है ना उसका, वो तो करेगा। तो आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाओ कि इन्होंने क्यों नहीं किया इतना काम कि हमें काम ना करना पड़े, है ना। तो वो भी तो एक देखने का नजरिया है वो। तो ये सब आई थिंक बहुत ही फालतू की टाइम पास बातें हैं। मेरे दिमाग में ऐसी बहुत बातें आती हैं जब मैं लेटा होता हूँ बिस्तर पे, काम धंधा नहीं होता कुछ भी, बट इनको अननेसेसरली वॉइस करना, इतना बड़ा बना देना, जितनी बड़ी वो चीज़ें नहीं है, वो आई थिंक इट्स स्टुपिडिटी। OTT से आपको एक बहुत अच्छी पहचान मिली और बहुत आपके मकबूल किरदार उसमें हुए। OTT को आप किस तरीके से प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं और क्या जो आने वाला समय देख रहे हैं? अभी जैसे नेटफ्लिक्स जो है बड़ा एक्विजिशन करने वाले, उसमें कह रहे हैं थिएटर ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि सब घर बैठे देखेंगे। अभी बड़ी डिबेट चली कि कोई फिल्म रिलीज़ होती तो उसके 8 हफ्ते बाद OTT पर रिलीज़ होनी चाहिए। तो ये कितना बड़ा चैलेंज और अपॉर्चुनिटी एज एन एक्टर जो है आप दोनों के लिए आपको लगता है? अरे अमेरिका में OTT कब से है, कब से है? सिनेमा गया वहाँ पर कहीं? सिनेमा बन रहा है, लगातार बन रहा है, उतना ही तेजी से बन रहा है, बड़ा सिनेमा बन रहा है, बड़ी बड़ी पिक्चरें बन रही हैं वहाँ पर। OTT कब से, कब से है? थिएटर की ऑडियंस पैसे दे के जाती है और चुपचाप ऐसे करके जो है चुपचाप वो सिनेमा देखती। अगर जरा सा हुआ कर दिया तो पास वाला बंदा टोक देता है कि सर चिल्लाओ मत। थिएटर में देखने का मजा ही कुछ और है। आपको खुद को, आपने पैसे खर्च किए होते हैं, इसलिए आप अपने आप के प्रति जिम्मेदार होते हैं कि आपको ढंग से चुपचाप बैठ के सिनेमा देखना है और आपको बड़े पर्दे पर दिखाया जाए। बड़ा पर्दा जो होता है बड़ा पर्दा ही होता है। हम सब जो है बड़े पर्दे, बड़ा दिखने की चाह में हम आए थे बॉम्बे कि हम इतने बड़े दिखे लोगों को, और इतने बड़े दिखते हैं तो बड़ी इज्जत बढ़ जाती है लोगों की कि यार ये इतना बड़ा हो गया, इतना वो मैं वही का वही बंदा हूँ। लेकिन आपका विजुअल आपको ऐसा लगता है कि यार ये 70 mm में काम किया है इसने, तो उसकी बात अलग ही है, उसकी बात अलग ही है, सिनेमा की बात अलग ही है। राजू हिरानी की पिक्चर हैं, चल रही हैं, लगातार हिट हैं, लगातार हिट हैं, बढ़िया पिक्चर हैं, कमर्शियली वायबल हैं, बड़ा मैसेज देती हैं। किसकी पिक्चरें हिट नहीं हुई हैं? OTT की वजह से। अब इनमें आपस में सामंजस्य है कि जो OTT कितने दिन बाद राइट्स ले, ये वो अलग बात है, वो कॉमर्स डिसाइड करते, इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है। लेकिन OTT की वजह से सिनेमा खराब हो गया, ये मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं। OTT ने मेरी तो काफ़ी मतलब ज़िंदगी बदल दी थी, और काफ़ी एहसानमंद हूँ मैं कि ये इस तरीके का एक चैनल आया, इस तरीके का एक मौका मिला बाकी एक्टर्स को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, टेक्नीशियंस को भी, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, म्यूजिशियंस को, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को, और जिस तरीके का काम मैं करना चाहता था या मेरे आसपास के लोग करना चाहते थे, एज एन एक्टर बात कर रहा हूँ, वो ना तो हम जैसे लोगों को ब्रेक थ्रू मिल रहा था फिल्मों में, सिनेमा में, और जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा था वो इतना ज़्यादा मासी नहीं था, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड। तो OTT बन गया एक मासी प्लेटफॉर्म। हाँ, तो उसने जो है बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे टेक्नीशियंस को एकदम उजागर कर दिया, सामने कर दिया आप लोगों के। तो और आया भी ऐसे टाइम पे कि जब कोविड था, सब घर में ही बैठे हुए थे, और मुझे लगता है कि हम लोगों से ज़्यादा ऑडियंसेस की आंखें खुली, कह रहे यार वो क्या 10, 12, 15 लोगों को सिर्फ देखने जाते रहते हम लोग सिनेमा में, ये लोग कौन है, यू नो। तो वो थैंक यू। तो वो हुआ यूँ कि बड़ी अच्छी स्पेस में शुरू हुआ था OTT, बट जैसे हर मीडियम में होता है, उसके अंदर भी धक्के लगे, फिर उसके अंदर भी ज़बरदस्ती की चीज़ें आने लग गई, फिर ये हिसाब किताब हो गया कि इसको फटाफट बनाओ, लॉन्ग फॉर्मेट चीज़ें फटाफट आप उसको बना नहीं सकते हो, तो फिर आपको
क्लियरली डिमार्केट दिखने, मतलब डिफरेंस दिखने लग गया कि ये अच्छा शो है, ये बेकार शो है। फिर अच्छे शो की तादाद जो थी और बेकार शो की 50% थी, फिर वो बढ़ के बेकार शो की 70% हो गई, अच्छे शो की 30% हो गई। तो अभी लग रहा है मुझे कि OTT में भी झटके हैं, हमारे सिनेमा में जैसे झटके हैं वैसे OTT में भी झटके हैं। और होप कि आप लोगों के तक ये बात जाए और जो बना रहे हैं तरह तरह की चीज़ें उन तक भी बात जाए कि ये आराम का काम है। ये आर्टिस्टगिरी जो है, क्रिएटिविटी जो है, वो आराम का काम है। वो आप जल्दी जल्दी में नहीं कर सकते, और आप अगर जल्दी जल्दी में करोगे तो वो उसका प्रभाव जो है ऑडियंसेस के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक हम लोग फिर से वापस एक ऐसे ट्रांजिशन के थ्रू जा रहे हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, एवर इवॉल्विंग है, और देखना भी क्या होता है आगे, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता किसी को भी कुछ पता है कि अभी क्या हो रहा है। आपने OTT की बात करी, नया मीडिया में, और ये पीढ़ी बदली है, जनरेशन बदली। आज हम जेन ज़ी की बहुत बात करते हैं, शायद आपका छोटा बेटा भी मेरे ख्याल में जेन ज़ी होगा, 1997 से 2021 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं। तो जेन ज़ी से आपका कितना राब्ता है, कितना आप लोग समझ पा रहे हैं उसको एज एन ऑडियंस, एज ए जनरेशन? मेरा तो अच्छा खासा संबंध है उनसे। मेरे गाने हिट करवाए उन लोगों ने, मेरे पोट्री हिट करवाई उन लोगों ने, अच्छी खासी समझते हैं, खूब समझते हैं यार, खूब समझते हैं। इनको आप बेवकूफ़ जो है समझ के ओवरलुक नहीं कर सकते। खूब समझते हैं, खूब समझते हैं। मेरे तो नॉवेल्स पढ़े हैं इन लोगों ने, मेरे तो पोट्री पढ़ी है इन लोगों ने, मेरे गाने, मेरे गुलाल आज के वो जो आरंभ प्रचंड बजता ही जो है कॉलेज परिसर में है। मैं बड़े खुले दिल से गले लगाने को तैयार हूँ इन लोगों को। मेरे साथ तो बिल्कुल अन्याय नहीं किया इन लोगों ने। अब इनकी अपनी बात हर यार, हम भी कभी जैनजी थे आज से 20-40 साल पहले, तो हमें क्या, हमें हमारे साथ क्या बर्ताव होता था। तो जैनजी से अभी टर्म आ गए, जैनजीज हैं, और ये कौन है, क्या कैसा है, क्या मतलब फिर कैसे फ़र्क नहीं पड़ा। मैं जहाँ जाता हूँ जो है मुझे बड़े खुले हाथ से एक्सेप्ट करते हैं ये लोग। आप में अपने आप को एक्सेप्ट करवाने की कुछ तरकीब तो होनी चाहिए ना। आप ज़बरदस्ती फैलते जाओ कि हमारे ज़माने में होता था। अरे तुम्हारे ज़माने में होता था, भूल जाओ उसको यार, अब ठंड खाओ, हो गया तुम्हारे ज़माने में। आज क्या हो रहा है ये पूछो उनसे। इवन गालियाँ, आज कौन सी गालियाँ दी जा रही हैं, ये मैं पूछता हूँ उनसे बाकायदा कि आजकल क्या हाल है भाई, आजकल क्या चल रहा है, आजकल कौन सी गालियाँ दी जा रही हैं। दे बिकम वेरी हैप्पी, दे बिकम वेरी कंफर्टेबल विद मी। कम से कम शुरुआत यहाँ से हो जाती है। इसके बाद फिर मेरा अपना फर्ज बनता है कि जो बताऊं कि यार किताब भी पढ़ा करो, कंप्यूटर मत देखा करो, किताब भी सिर्फ कंप्यूटर मत देखा करो, किताब भी पढ़ो, बुक्स भी पढ़ो। मैं देता हूं उनको बुक्स, पढ़ते हैं यार, मेरी किताबें तो पढ़ी हैं। मैं तुम्हारी औकात क्या, पीयूष मिश्रा हिट है बाकायदा, मेरी पोट्री की किताबें पढ़ी हैं, कुछ इश्क किया कुछ काम किया पढ़ी हैं, और अच्छी खास, और पढ़ी हैं मतलब हिट है। अगर हिट है इसका मतलब है कि पढ़ी जा रही। और मेरे पास में लेटर्स आते हैं कि ऐसी सी बात है, हमने पढ़ी है, आप पीयूष जी बड़ा अच्छा लगा। तो इनको मैं दोष तो नहीं दूंगा, बस ये ज़रूर है थोड़ी जल्दबाजी होगी, मतलब इतना प्रकृति परिवर्तित हो रही है तो जल्दबाजी तो है इनमें। आज ही हासिल कर लें सब कुछ चीज़ें, आज हासिल नहीं होती, उसके लिए तपना पड़ता है, कोड़े मारने पड़ते हैं अपने आप को। मुझे तो खुद ही लगता है कि मैं जेनजी हूँ। बट जैसे पीयूष भाई ने बोला, आई कम्प्लीटली सेकेंड दैट कि ये सब टर्मिनोलॉजीज मुझे नहीं पता कौन इजाद करता है इन सब चीज़ों का। एक कॉमन सेंसिकल बात है कि आज की जनरेशन जो है, जो न्यूएस्ट जनरेशन है, वो पैदा हो रही है आईपैड देख देख के, फ़ोन देख देख के। वो कंप्यूटर, फ़ोन आपका कंप्यूटर हो चुका है, उसके अंदर सब कुछ आप कर सकते हो, आपकी लाइफ है वो फ़ोन। उनको पता है, वो अच्छे से हैंडल करते हैं, उसी माहौल में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। बाहर निकलते हैं तो फर्राटेदार गाड़ी ये जा रही है, फिर वो जा रही है। हम तो जब पैदा होते तो एक एम्बेसडर होती थी, एक फिएट होती थी, फिर एनी आई थी, फिर कॉन्टेसा आई थी, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन सी अमेरिकन गाड़ियाँ आ गई हैं। तो जिस जगह में वो पैदा हुए हैं उस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये तो हमें स्ट्राइव करना पड़ेगा उनसे बात करने के लिए। वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से हम लोगों ने उनको रीले बनाना सिखा दिया, तो अभी क्या करेगा आदमी यार, बताओ। तो आई थिंक वो ये डिस्टेंस जो है वो क्लोज करना चाहिए, उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। तो
जो न्यूएस्ट जनरेशन है उन लोगों को जानने की कोशिश करनी चाहिए, उनके बारे में समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो हमारे बारे में समझ पाएँ, यू नो। और बाकी ये सब टर्मिनोलॉजीज पता नहीं कौन इजाद करता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आपके शायद मुश्किल दौर में करियर के, जब आपने कहीं एक वाक़या सुना था बहुत टूट गए, तो आपने कोई कविता लिख के तिग्मांशु धूलिया को दी थी जो उन्होंने रख ली थी। जी अमित भाई से मैं सवाल पूछूँ। हाँ नहीं मैं ऐसा भंवरा, मैं टूटा वूटा नहीं था मैं मेरी जो अब बीवी हैं उस समय गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो उनसे लड़ाई करी थी मैंने, तो उन्होंने घर से निकाल दिया था मुझे अपने। तो तब मैं भी चला गया था कि यार देखा जाएगा यार, बहुत देखे हैं ऐसे। वो क्या है, वो उनके घर से मेरा घर जो है वो कुछ 15 मिनट की दूरी पे था। वो 15 मिनट में गुस्सा शांत हुआ, अकल ठिकाने आई, लेकिन फिर लगा अपने कमरे में पहुंच के कि बहुत देर कर दी है सनम, कुछ करो, बचाओ सिचुएशन। तो ऐसा कुछ तो अपना बियर का ठंडा गिलास पीता रहा रात भर, कुछ कुछ लिखता रहा, और एक कुछ कविता लिखी थी, और वो करते 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 वो गाना सा बन गया कुछ। फिर मैं सुबह, एक मेरे मित्र हैं मनीष टीपू है उनका नाम, बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनके घर पे गया सुबह 7:30 बजे फ़ोन करके। वो बेचारा उठा था, मैंने बोला बस पियानो वानो बजा दे यार, हाँ उसके साथ मैं गाना वाना गा दूंगा ये। और सीडी बर्न करी उसने, सीडी बर्न करने वाले ज़माने की बात है ये। तो सीडी बर्न करी उसने, फिर मैं वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर की चाबी थी मेरे पास, मैं ताला खोला, वो सीडी उसके पास रखी, उस पर लिखा विद लव, हो सके तो माफ़ कर देना प्रिय। तो ना उसने वो सीडी देखी ना गाना सुना, वैसे ही फ़ोन कर दिया उसने, किधर है, इधर है वापस। तो मैं वो अच्छा ब्रेकअप नहीं हुआ है। फिर उसको बाद में सुनाया मैंने। तो इस तरीके की बात थी। वो तिशु भाई के घर पे गए, गरीबी के आला दिन चल रहे थे, 10 रुपये भी नहीं होते थे जेब में, और मैंने ये लिखा, मैंने मेरे प्रिय मित्र हैं रणदीप हुड्डा, उनको गाना सुनाया ये। तो वो कुछ फिल्म कर रहे थे अपना ये साहिब बीवी गैंगस्टर, तो उन्होंने तिशु भाई के घर पे हम दोनों गए थे दिवाली पे, उसने बोला कि सुना दे यार गाना, सुना दे तिशु भाई को। तो मैंने सुना दिया, तो और सब थोड़ा थोड़ा टाइट थे, जुए हुए फ्लैश चल रहा था, पकवान चल रहे थे, समा भी बढ़िया था, उस गाने के टाइप जैसा था। तो तिशु भाई ने बोला कि यार ये गाना तुम मुझे दे दो। तो मैंने बोला गाना दे दो, तो इधर एक बल्ब जला मेरे। तो मैंने बोला 50,000 दे दो, दे ले लो गाना। तो गए कमरे में, चेकबुक में साइन किया और 50,000 रुपये ला के दिए। तो मैंने चेक पढ़ा, उसमें मेरे नाम की स्पेलिंग गलत थी। तो मैंने बोला ये जैसे यहाँ पे भी गलत है, ये जो है ये आधा स होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। और तो उन्होंने SIAL की जगह SYAL लिख दिया था, वो करेक्ट स्पेलिंग थी एक्चुअली। बट एनीवेज नाम चेंज करवाया उनसे, और सुबह बज गए थे 3-4 बजे तक, पार्टी वार्टी चली, दिवाली पार्टी थी। घर गया, और पिताजी मेरे बहुत खरी खोटी सुनाया करते थे कि फ्री के खा रहा है, कुछ करता नहीं है, पता नहीं कब कर पाएगा, ये है वो है। तो मैंने ऐसे कट करके उनको 50,000 का चेक दिया, मैंने कहा उसको डाल दो बैंक में, और इसमें से काट लेना तुम्हारा जो भी खर्चा वर्चा। और मैंने कहा डाल देना, सुबह सुबह इसको पता चला डिसऑनर हो जाएगी। तो डाला वो। तो वो ऐसा सा किस्सा था, वो बहुत फनी था। और वो बाय लक, बाय पता नहीं क्या बोलना चाहिए उसको, वो गाना रिलीज हुआ पिक्चर के साथ, और मुझे फ़ोन आने लग गया। मैं सडनली, उन्होंने तिशु भाई ने मेरा नाम उस गाने के पर्टिकुलर आगे लिख दिया, म्यूजिक डायरेक्टर अमित स्याल। घंटा म्यूजिक डायरेक्टर आते ही नहीं कुछ म्यूजिक। तो मुझे फ़ोन आने लग गया, सर मैंने ये गाने लिखे हैं, इसके लिए अगर आप कंपोज कर दें। मैंने कहा भाई तेरा गाना ही खराब हो जाएगा, कैसी बातें कर रहा है तू। तो बहुत परेशान हुआ मैं 6-7-8 महीने। फिर फाइनली लोगों को समझ में आ गया, जितने भी स्ट्रगलिंग म्यूजिशियंस या लिरिसिस्ट होंगे, कि या ये बेवकूफ़ बना रहा है, इसने कुछ नहीं किया गाना वाना, ऐसे ही ले लिया नाम इसने। तो इस तरीके का किस्सा था, बहुत फनी था वो। बट वो 50,000 रुपये ने काफ़ी लंबे समय तक बाप की नज़र में जो मेरी इज्जत रखी है ना भाई, तो थैंक यू तिशु भाई, थैंक यू। हम लोगों की गुजारिश की गाना अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दे, साझा कर सके। अभी तो बोला गाना नहीं गवाइए, आप जैसा आपके मुखारबिन से जो भी आए वो गाना बन जाएगा। अच्छा बाय द वे, एक बार मैंने ये गाना, ये ट्रिविया आया, और ये गाना मैंने एक दिन शाद अली के घर पे गाया था, इरफान भाई के सामने।
और बहुत अच्छा माहौल था। साहिब बीवी गैंगस्टर ही देख के आए थे हम लोग, और मैंने गाना गाया और पता नहीं इरफान भाई मुझ पे चिल्लाने लग गए, पता है आपको पीयूष भाई, कि पीयूष की तरह गा रहा है, तो पीयूष की तरह गा रहा है। मैंने कहा है तो ऐसा सा है कुछ, एक छोट 2-3 लाइनें गा देता हूँ कि मैं एक भंवरा छोटे बागीचे का, ये मैंने क्या कर डाला, वो फूल जिस पे था मैं मंडराता, उसको ही खो डाला। अब फिरता हूँ मारा मारा, मैं बेचारा बेचारा, मैं एक भंवरा छोटे बागीचे का, ये मैंने क्या कर डाला। थैंक यू। से गाता है यार। आपने बोला कि आपने पीयूष, इरफान जी ने आपसे बोला कि पीयूष की तरह गाता है, तो जब पीयूष आप पब्लिक बहुत बेकरार थी, मुझसे बहुत लोगों ने जो है आप मेरी तरह गाते हैं। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में बुट्टी। क्या सुनोगे बोलो आप, क्या I think- सुनोगे? नहीं, हारमोनियम नहीं चाहिए, होनी चाहिए। हारमोनियम नहीं चाहिए, मैं बजाता नहीं आजकल हारमोनियम। क्या सुनोगे? मैं तो हूँ बैठा वो हुस्न मेरी यादों पुरानी में खोया, पल पल को गिनता, पल पल को सुनता, बीती कहानी में खोया। हम पत्ते जब झड़ते हिंदुस्ता में, यादें तुम्हारी बोले, होता उजाला हिंदुस्ता में, बातें तुम्हारी बोले। रोशना मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तां में, रहती हो नन्ही कबूतर सी गुम तुम जहां हुस्ना के पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान में, ऐसे ही जैसे झड़ते हैं यहाँ हो हुस्ना के। होता उजाला क्या वैसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान में, हाँ हो हुस्ना। सर ये समाप्ति है, लेकिन आरंभ अगर आप प्रचंड कर दें 2 लाइन बस, तो बड़ी मेहरबानी। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड हो दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। अंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। धन्यवाद। कुछ सवाल अगर दर्शक पूछना चाहें हमारे ओपन हाउस है। होमवर्क करके नहीं आए लोग, होमवर्क करके नहीं आए। पूछिए पूछिए। सर पीयूष मिश्रा जी से मुखातिब होती हूँ। हाँ जी बोलिए। सर आप जो भी कहते हैं बहुत सच्चाई और बेबाकी से कहते हैं, तो एक बात पूछना चाहूँगी कि क्या कभी इस सच्चाई की कोई कीमत चुकानी पड़ी आपको? अभी तक तो नहीं मैडम, अभी तक तो नहीं। लोगों ने सुना है, कड़वा लगा है लोगों को, लेकिन हाँ। लोगों ने ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है।
Very अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट सर। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, अभी हम जेन जी की बात कर रहे थे, तो आपको अगर आज के यूथ को एक संदेश ऐसा देना हो जो उनको अंदर से झंझोड़ अरे दे। मेरे पास एक ही संदेश है, सबको काम करो, काम करो, काम करो। सबको संदेश है, मेरे पिताजी को संदेश है, मेरी माँ को संदेश है, बच्चों को संदेश है। काम के बिना जिंदगी शव के समान है, काम के बिना लाश के समान। सर काम तो सभी करते अरे हैं नहीं अपने करते, हम तरीके से। अपनी एनर्जी का अपव्यय करते हैं एक्चुअली। हाँ एनर्जी खर्च हो रही है, हमें नहीं मालूम है एक्चुअली। हम सही तरीके से ढंग से काम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करना बहुत मुश्किल है। सर मैंने भी 40 साल तक काम किया, आपकी उम्र की हूँ शायद, लेकिन अभी कुछ एनर्जी लो पड़ने लगी है। पड़ेगी ना मैडम, मेरी खुद की पड़ गई है। तो उम्र हो गई, एज हो गई चलिए है। हमें दे दीजिए कोई संदेश जो एकदम से स्फूर्ति काम दे दे करो, काम आपके करो, जैसी। काम करो। सिर्फ मेरे पास एक ही संदेश, काम करो, काम करो, काम करो। थैंक यू सर। That side please. Gentleman in the cap. मेरा सवाल पीयूष जी से है। सर आपने लेखन भी किया और सिंगिंग भी की है, म्यूजिक भी किया है और अभिनय भी किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आनंद आपको किस विधा में आया? आजकल तो सर जहाँ पैसे मिल जाए वहाँ है बात। वो करते देते नहीं है लोग बाग। नमस्कार, मेरा नाम दीपक मिश्रा है, मैं एक समाज सेवक भी हूँ। सर मेरा पीयूष जी से एक सवाल है और एक सवाल अमित जी से। पीयूष जी से यह है कि सर जो आप जैसे इतने प्रसिद्ध हैं और हर कला में सर आप हर क्षेत्र में, तो जैसे कभी आप अचानक से एयरपोर्ट पे या किसी स्थान पे आते हैं तो कोई आपके जो फैंस हैं जो आपसे प्रेरित होते हैं वो आपके साथ फोटो या सेल्फी लेना चाहते हैं, तो सर आप मतलब इरिटेट तो नहीं होते? हर किसी नहीं होता, हर किसी नहीं होता। और अमित जी से मेरा सर आपके अभिनय से जो लोग मतलब प्रेरित होके जो आपका जो एक्टिंग के क्षेत्र में जो मतलब चुनौतीपूर्ण क्षण रहा है सर, जैसे कभी भविष्य में किसी एक्टर के लिए आए तो उससे उभरने के लिए जैसे वो अकेला पड़ जाए तो उस समय उसको किस तरह से मतलब लेना चाहिए, किसी का वो लेना चाहिए सर ज्ञान, या मतलब अपने आप से अंदर से कुछ हिम्मत? राम का नाम लेना चाहिए। माइक प्लीज मैम, माइक पे बोलिए। मतलब गाली गलौज की बात कर रही हैं? नहीं, हाँ उसी में हम कंटिन्यू कर दूं अमित जी। मेरा करियर ही उससे स्टार्ट हुआ था। मैं गलत नहीं बोलूंगा उसके बारे में। मैं देखिए मैं मजा सीरियसली अगर आप बात करूं तो जैसे आप यहाँ से बाहर निकलो, थोड़ा और दूर जाओ, एग्जैक्टली वही भाषा मिलेगी आपको। तो क्या है कि सिनेमा जो है वो कभी कभी रील बिकम्स रियल, रियल बिकम्स रील, यू नो। वहाँ मैं आपसे एकदम वो रखता हूँ कि ज़बरदस्ती में नहीं होना चाहिए, यू नो, फॉर गिमिकी रीजंस नहीं होना चाहिए। वो तो सिनेमा भी गिमिक के लिए नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, यू नो। आई थिंक जो भी, और ये आप नहीं पूछ रहे, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि OTT में कोई सेंसरशिप नहीं है तो इस तरीके की भाषा का बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप उस दुनिया की बातें दिखा रहे हो जहाँ पे ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं लोग, तो फिर करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे लगता है कि सिर्फ गिमिक के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और भी है उसमें, एक बात और भी है कि जो है अब ये जो बना रहा है सिनेमा ना, जो लिख रहा है सिनेमा, जो बना रहा क्रिएटर जो है, निर्देशक जो है, उसको अगर आप सवाल करेंगे ना तो सही रहेगा। हम लोग एज एन एक्टर वी आर एम्प्लॉइज, हमें पैसे दिए जाते हैं, आप ये रोल कर रहे हैं, करना या नहीं, करना है या नहीं। कई एक सारी गालियां जोड़ दी जाती हैं, आप कर रहे हैं कि नहीं, वरना गेट आउट। आपने हाँ क्यों कहा था पहले, तो वी आर बाउंड कई बार। लेकिन जो क्रिएटर हैं, जो बना रहे हैं, उनसे ये सवाल डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि आपने क्यों डाली, आपने तो शुरुआत की थी। मेरा सवाल तो अमित जी से है। खास करके महारानी सीरियल के बारे में बात कर रहे हैं कि महारानी मैंने कहीं देखा है, एक एपिसोड मैंने देखा है। तो आपको नहीं लगता कि अपने परिवार में कभी आप बैठते हो अपने फैमिली में तो लोग पूछते हो कि भाई ये सब जो इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर पांडे मैं अपना जी, काम ही नहीं देखता सर इस चक्कर में। खास मैं अपना काम ही नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना काम ही नहीं देखता मैं। अब वो परिवार देखे, चाहे आप देखें, चाहे कोई और देखे।
हाँ, ये सवाल बेटा ये जूझना पड़ेगा, इसमें बहुत जूझना पड़ेगा, आसान नहीं होगा ये। हम भी जूझे हैं, खूब जूझे हैं। अब धीमे धीमे करके जो है समझ आएगी, बड़े होगी धीमे धीमे करके, लेकिन रास्ते में छोड़ दोगे तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। पीयूष भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है, ये सोच रहा है दिमाग में। इसको लग रहा है ये काम कर रहा है, अब तो बच्चे आप फंस गए। लेकिन सोचना भी काम है भाई, बट वो दिखा नहीं सकते। तो जैसे ही पिताजी आए ना, बिस्तर से खड़े हो जाया कर। अच्छा अच्छा, तो तूने तो बहुत ही अच्छा आइडिया लगा कि जब दिखूंगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा यार कि काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अपने आप समझ में आ जाएगा सब यार, धीरे धीरे, जल्दी में मत रहो भाई। मेरा सवाल पीयूष मिश्रा जी से है। जैसा कि आपने गुलाल मूवी के अंदर में पृथ्वी बना का रोल निभाया था, तो उस किरदार में खुद को ढालने के लिए उस कल्चर और उस जो बना लोगों का स्पेशल तौर तरीका होता है उसको अपनाने के लिए आपने किस तरीके से प्रयास किया? कुछ नहीं सर, एक्टिंग की हो गया। ये सब आप अगर पूछेंगे किसी एक्ट्रेस से बताने बड़ा मजा आएगा उसको कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। हम कुछ नहीं करते बेसिकली, हकीकत में हम कुछ नहीं करते। एक्टिंग कर, एक्टिंग अप्लाई करो, आप एक्टर हो, पेशेवर एक्टर हो, एक्टिंग आपका जॉब है, एक्टिंग आपको मालूम होनी चाहिए, आप जो है एक्टिंग करो। एक्टिंग नाम की क्रिया होती है, पूरी की पूरी रासायनिक क्रिया होती है, वो सोशो पॉलिटिकल भी होती है, साइकोफिजिकल भी होती है। उसको अप्लाई करो, आप एक्टिंग करो, उससे हो जाएगा। बाकी बताने को मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं वहाँ गया और सो गया और महल देखे और ये किया, कोई कुछ नहीं होता। हमें पैसे मिलते हैं एक्टिंग करने के, हम पैसे लेते हैं, जेब में डालते हैं चेक, घर आते हैं, एक ड्रिंक लेते हैं और सो जाते हैं। गुड इवनिंग सर। डाई कास्ट? अच्छा, चलिए धन्यवाद। गुड इवनिंग सर। सर एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। कहाँ से पूछ रही हैं? यहाँ से फर्स्ट। हाँ जी। एज ए कलाकार, जैसे आप बता रहे हैं कि कलाकार को पता नहीं होता है कि वो क्या, जैसे पूछा आपने कि आप क्या हैं, आप राइटर हैं कि सिंगर हैं क्या, तो आपने कहा कि मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ। तो एज ए कलाकार मैं भी बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ करती रहती हूँ और घर में मुझे इस चीज़ के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि आप कंफ्यूज हो, बट मुझे लगता है कि हम किसी मंजिल की तलाश नहीं कर रहे हैं, सफ़र ही मंजिल है। लेकिन ये बात उनको कैसे समझाएं, क्योंकि वो कहते हैं वो अरे घर में झगड़ा हो जाता है, वो कहते हैं कि आप आज कलम पकड़ लेते हो, कल मूर्तियाँ बनाने लगते हो, गाने गाने लगते हो, तो फिर ये बिल्कुल मेरा बचपन है, बिल्कुल ऐसे ही करता था मैं। आज ये कर लिया, वो कर लिया। तो आप कुछ बता सकते हैं? अरे बता दिया ना मैंने। कैसे बताओ, सब कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, करते रहो जो कुछ करना, अपने आप हो जाएंगे कन्विंस। जब रिजल्ट आएगा, जब मूर्तियां बन जाएंगी, जब बिकेंगी मूर्तियां और लोग तारीफ करेंगे, बड़े आराम से कन्विंस हो जाएंगे यार कुछ बात थी नहीं।